अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक और बड़ा मार्का अब चंद घंटों की दूरी पर है। चेयरमैन सेनेट कौन बनेगा, डिप्टी चेयरमैन कौन होगा? यूसुफ रजा गिलानी जिन्होंने सेनेट के इलेक्शन में हफीज शेख को हराकर बड़ा सरप्राइज दिया, क्या चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने वाले पहले साबिक वज़ीर आज़म बन पाएंगे या फिर सादिक संजरानी अपना ओहदा बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे, जिनके बारे में खुद हुकूमती अराकीन का कहना है कि वो हुकूमत नहीं बल्कि रियासत के उम्मीदवार हैं। JUI के मौलाना गफूर हैदरी डिप्टी चेयरमैन बन जाएंगे या तहरीक इंसाफ के सेनेटर मिर्जा अफरीदी, जिनके नाम का ऐलान आखिरकार इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद आज कर दिया गया और ये कहा जा रहा है कि वो बड़े एक मंझे हुए सेनेटर है और उनका ताल्लुक चूंकि साबिका जो फाटा कहलाते थे, कबायली इलाका कहलाता था, वहां से है। सो लेट्स सी कि वो कितने मजबूत उम्मीदवार साबित होते हैं। ये अहम फैसला कल हो जाएगा जब अपोजिशन इत्तेहाद के 52 और हुकूमती इत्तेहाद के 47 के करीब सेनेटर्स अपना वोट कास्ट करेंगे और ये नंबर्स जो हैं ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, उस पर तफसीली हम गुफ्तगू करेंगे। अब हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद अपने उम्मीदवार सादिक संजरानी को PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को कैसे जितवाया जाए। इसीलिए इस इलेक्शन में छोटी जमातों के भी एक एक वोट की अहमियत कई गुना बढ़ चुकी है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि MQM की नौ मुंतखब सेनेटर खालिदा तैयब जो इद्दत में है, सेनेट इलेक्शन में वोट डालने के लिए वो फतवा ले चुकी हैं और अब कल अपना वोट इस्तेमाल करेंगी। अहम बात यह है कि इस मुकाबले में अपोजिशन की अक्सरियत तो है, लेकिन सिर्फ 2 या 3 वोट ही इधर उधर हुए तो बाजी पलट सकती है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अपोजिशन इत्तेहाद में दरार पड़ सकती है? क्या अवामी नेशनल पार्टी जो कि PDM की इत्तेहादी है वो अपना वजन सादिक संजरानी के पड़े में डाल सकती है या फिर हुकूमत को एक बार फिर इत्तेहादियों और अपनों की नाराज़गी का नुकसान होगा? वोटिंग खुफिया होने के बायस किसने किसको वोट दिया ये राज ही रहेगा, लेकिन एक बात तय है कि इस इलेक्शन में जो भी हारेगा वो इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाएगा और अभी से इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू हो चुका है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने आज एक ट्वीट की कि उनके सेनेटर्स को फ़ोन किए जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि PDM के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को वोट ना दिया जाए। मुझे 2 ज़िम्मेदारान की कॉलें आई, उन्होंने मुझे यही कहा कि आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं आप मेहरबानी करके हमारे उम्मीदवार को सपोर्ट करें। नाम भी लिए जा सकते हैं लेकिन नाम लेना मकसूद नहीं है। हम तो खुश हुए थे जब DG SPR ने कहा जी कि हमारा कोई ताल्लुक सियासत से नहीं है। हाफिज अब्दुल करीम साहब तो एक शख्स हैं, यहाँ बहुत से सेनेटर्स को ऐसे टेलीफोन आए हैं। खुद यूसुफ रजा गिलानी से जब मरियम नवाज के इल्ज़ाम के बारे में सवाल किया गया तो उनका जवाब बिल्कुल उलट था। इलेक्शन में किस तरह क्या न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं? आज तक तो न्यूट्रल नज़र आ रही है। तो आप उम्मीद करते हैं कि कल जब पोल होगा जुम्मे के बाद तो उस वक्त तक भी वो न्यूट्रल रहेंगे? उनको बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए और न्यूट्रल रहेंगे। गिलानी साहब, मरियम साहबा ने कहा है कि उनके अरकान को काले आना शुरू हो चुकी हैं, आपके नॉलेज में भी ऐसा कुछ है? अभी नहीं है, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल है और कल मैं जीतूंगा। यूसुफ रजा गिलानी ना सिर्फ मरियम नवाज के इल्ज़ाम की तरदीद कर रहे हैं बल्कि अपनी जीत से मुतालिक काफ़ी पुरुमीद भी हैं। क्या यूसुफ रजा गिलानी और पीपल्स पार्टी के पास कुछ ऐसा राज है जो नून लीग और मरियम नवाज को नहीं मालूम? क्योंकि नून लीग के चंद सेनेटर्स के मुतालिक तवातुर से ये इतलात सामने आ रही हैं कि उनका वोट हुकूमत के पड़े में तकरीबन गिर चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इन इतलात के बावजूद गिलानी साहब के एतमाद की क्या वजह है? ये सवाल भी अहम है कि सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन उसके नताइज का असर अपोजिशन और PDM के आइंदा प्लान पर भी होगा। क्या गिलानी साहब की जीत PDM को इस्तीफों के ऑप्शन के इस्तेमाल से रोक पाएगी? क्योंकि तकरीबन 2 हफ्ते बाद 26 मार्च को लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, जिसकी मंजिल क्या होगी, अंजाम क्या होगा, उस पर कन्फ्यूजन अभी तक बरकरार है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात और इस वक्त यूसुफ रजा गिलानी की मुहिम के तकरीबन इंचार्ज हमारे साथ कुंडी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं। कुंडी साहब, पहली बात तो ये कि मरियम नवाज़ कह रही हैं उनके लोगों को कॉलें आई हैं, उन्होंने रिकॉर्ड भी कर रही हैं, साफ साफ वो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट मैदान में उतर आई है। गिलानी साहब कह रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट अभी तक न्यूट्रल है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है, आप कह रहे हैं अगर हमारे लोग उठे तो हुकूमत उसकी जिम्मेदारी होगी। अब आपसे मुझे ये सुनना है पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, पहले तो यह कि मैं इंचार्ज नहीं, हमारा एक टीम वर्क है, हम इकट्ठे सब काम कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है मुझे जो नज़र आ रहा है परसेप्शन सुना है कि बड़ा मेहनत, वो तो मेहनत तो हर किसी का एक जमहूरी हक है, हम मेहनत करेंगे।
देखें, मरीम नवाज़ ने आज ट्वीट की है और उन्होंने कंप्लेंट किया कि उनके सेनेटर्स को फ़ोन आया है और उसको क्लैरिफाई करें। हम उनसे हमारा रब्ता भी हुआ है और जो चीज़ हैं हमने आपको देखा होगा PDM के जब इजलास हुआ था उसमें जब हमने अपनी करारदादें जब हम वो पेश करते हैं उसमें हमने ये कहा था कि अगर कोई इदारे इस्तेमाल हुए कोई भी हुआ तो हम उसको जिसकी पार्टी का भी हुआ वो उसको सामने लेके आएंगी। जहाँ तक आपने बात की कि सेनेटर्स के हवाले से, देखें आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे भी एक ज़माने में दोस्त थे हैं भी, शिबली फराज साहब, उन्होंने परसों स्टेट चैनल पे बैठ के कहा कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, हम इतने शरीफ लोग नहीं हैं। मतलब शिबली फराज साहब, अहमद फराज साहब के बेटे हैं, अब वो बदमाशी पे उतर रहे हैं, हम क्या कहें। वो कह रहे हैं कि हम हर हरबा इस्तेमाल करने का मतलब है कि वो फ्लोर क्रॉसिंग भी करवाएंगे, वो बदमाशी भी करेंगे, वो शराफत भी इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ करेंगे। इसलिए हमें ये ख़दशा है कि अगर कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेवार शिबली फराज और ये हुकूमत होगी और हम FIR इनके खिलाफ काटेंगे अगर हमारे सेनेटर्स को। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ तो वो शिबली फराज कराएंगे क्या? देखें, अगर मैं आपके पास आज स्टेट चैनल पे बैठा हूँ, आप यहाँ पे बैठा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ और आप उसका क्लिप उसके पास है, वो अखबारात में आए हैं, वो PTV में आए हैं, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम हर हर इस्तेमाल करेंगे। इससे और बढ़ के धमकी क्या दे सकते हैं एक वज़ीर? नहीं, मुझे एक चीज़ इस्टेब्लिश करनी है ना, तो ये जो नून लीग के सेनेटर्स को कॉलें आ रही हैं जो मरीम नवाज़ ने कहा, इसका मतलब ये भी शिबली फराज करा रहे? नहीं, ये तो देखें मरीम नवाज़ ने कहा है, अब हम उनके साथ राब्ते में हैं, वो बताएंगे कि उनको कॉल कौन कर रहे हैं। हुकूमत कर रही है, IB भी तो हुकूमत के अंडर है। चले शिबली फराज को साइड पे कर दें, जो कि आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनको साइड पे कर देते हैं। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं है? इस वक्त तक तो न्यूट्रल है और अब देखते हैं कि क्या होता है। आज मतलब तो इसका मतलब न्यूट्रल ही रहेगा ना, सुबह इंतखाबात हैं तो बात ख़त्म, फिर घंटों और मिनटों का कोई पता नहीं चलता। लेकिन जब मैं अब ये कहूँ कि मैं भी आपको कह दूँ कि न्यूट्रल है या नहीं है और आप कल सुबह मुझे कहें कि ये चीज़ है, लेकिन मैं अब आपके साथ जो ये प्रोग्राम कर रहा हूँ उस वक्त तक तो न्यूट्रल है हमारी पार्टी के हद तक। अब मरीम नवाज़ साहबा ने कहा, अब ये पता नहीं है कि किसने फ़ोने किए हैं, किस इदारे ने किए, किसने किए हैं, वो मरीम नवाज़ साहब जब क्लैरिफाई करें। आपका इस वक्त कंसर्न सिर्फ अपनी पार्टी नहीं है, PDM के बाकी लोग भी आपको वोट दे रहे हैं ना। नून लीग अगर ये बात कर रही है, हम अपोजिशन जमातें सारी, हमारे PDM सारा हमारा कंसर्न है। अच्छा, तो ये जो ऐसे तो नहीं होगा जिस तरह शायद खाकान साहब ने कहा था 11 बजे तक मामला ठीक था, रात 11 बजे के बाद बाजी उल्टाना उन्होंने शुरू कर दी, तो रात 11 के बाद मैं नहीं समझता कि ऐसी चीज़ होगी। देखें, जब सादिक संजरानी साहब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मिलने आए थे, मुबारकबाद देने आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ बड़ा कंफर्टेबल था, आपसे मैंने बहुत सीखा, आपके साथ मैंने बहुत काम किया। आज जब हारने की बात आ गई तो मुझे उन्होंने कैंडिडेट बना दिया। अगर ये देखते कि जीत रहे हैं तो PTI का कोई वर्कर होता। अब मेरी मजबूरी है, मैंने इलेक्शन लड़ना है क्योंकि इन्होंने हार के लिए मुझे खड़ा किया। ये तो कुंडी साहब आप बड़ा दावा कर रहे हैं। संजरानी साहब ने ये कहा कि अब हारने की बात आ गई तो मुझे कैंडिडेट हाँ, अगर कहते जीत की बात होती तो PTI का कोई बंदा खड़ा होता। अच्छा, ये दावे से आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल 100% संजरानी साहब? मैं बड़े होश हवास में कह रहा हूँ। क्या भाई, ये तो उन्होंने वैसे बड़ी खतरनाक बात कर दी। ये तो खान साहब को अगर पता लग गया तो वो विड्रॉ उनको ना कर लें। ये तो खान साहब जाने, वो देखें अल्लाह ताला की शान देखें। नहीं, लेकिन आपने वैसे काउंटर सवाल किया है संजरानी साहब से? नहीं, हमारा क्या कि जी जिस वक्त आप तकरीबन नामुमकिन था आपका जीतना, उस वक्त आपको उम्मीदवार बना के जिता दिया गया। तो देखें ये एक तारीख है। देखें जब उस वक्त कल बड़े TV चैनल्स पे चला कि जी बिलावल साहब ने कहा कि संजरानी हमारी कैंडिडेट, उस वक्त बाप पार्टी नहीं बनी थी जब संजरानी साहब आए थे। और जब वो हमारे पास आए थे चेयरमैन बिलावल के पास, वो कह रहे थे हम आपको हल्फ देने को तैयार हैं कि हम पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे। चेयरमैन बिलावल ने कहा कि मैं किसी से हल्फ नहीं लेता, न किसी से मैंने हल्फ लेना है, न मैं किसी के साथ कोई और ऐसी किस्म का जो दुनियावी चलते हैं जी आप कुरान पे हल्फ ले लें कुछ, उससे मैं कोई अच्छा, लेकिन उसके बाद हल्फ नहीं लिया, उसके बाद फिर बाप भी बन गए कैंडिडेट, हमने उनको सपोर्ट किया। ठीक है। अच्छा, हफीज शेख साहब का जब इलेक्शन था आपने हमारे प्रोग्राम में दावा किया था कि 20 से 25 की लीड से जीतेंगे। नहीं, मैं कहा 10 से 15 के दरमियान। मैं कहा राब्ते में है 20 से 25 है मैंने, और मैंने कहा था 10 से 10 और ये राब्ते में कैसे आ जाते हैं? वजह क्या, कोई जादू की छड़ी है आप लोगों के साथ? कोई क्या सब्ज बाग दिखा दिए जाते हैं? मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए आदिल, हमने तो हमेशा कहा कि हम डायलॉग से पॉलिटिक्स करते हैं। गिलानी साहब जब वज़ीर आज़म थे उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन और तमाम MNAs को जो है उन्होंने मसावी रखा, बल्कि ऐसे अपोजिशन के मेंबरान हैं जिनको ज़्यादा फंड भी दिया। हमने तो ये कभी नहीं कहा PTI के लीडर की तरह कि मैं इससे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं इसको नारों नहीं दूंगा, ये डाकू है, ये चोर है। और अल्लाह ताला की शान है, जब हुरूर तकब्बुर जब अल्लाह ताला किसी का मिटाता है, तो आज वली बाग में ANP की चौखट पर PTI बैठी हुई है कि हमें आप वोट करें। आज मौलाना फजल रहमान की चौखट पे तो आपको वोट नहीं दे रही। देखिए आज फजल रहमान की चौखट पे जो है
पीटीआई बैठी है, क्या क्या फजल रहमान के मुतालिक कहते थे, आज वो उनको मिन्नत कर रहे थे कि आप चले, ये गरूर और तकब्बर जो है, सियासत नहीं, ये कहते हैं मैं इसे हाथ नहीं मिलाता। ये बताएं कि कितने वोटों से गिलानी साहब जो हैं वो जीत रहे हैं? इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम 2 वोटों से जीतेंगे। अच्छा, लेकिन अक्सरियत आपकी 3-4 की है, 2 मैं कह रहा हूँ 2 वोटों से हम जीतेंगे। उसमें देखें एक इसाक डार साहब मौजूद नहीं इस मुल्क में, नहीं तो ये फिर क्यों, फिर लोगों को कहने दे संजरानी साहब रियासत के उम्मीदवार हैं। अगर आप अभी भी समझ रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और आप जीत रहे हैं 2-3 घंटे, तो संजरानी साहब तो खुद कहता है कि वो उस अब शेख रशीद साहब ने कहा कि वो रियासत के उम्मीदवार हैं, कहा है ना। और संजरानी साहब की जो वीडियो लीक हुई है उसमें उसने कहा कि यार मैं क्या नाम लिया था पता नहीं, वो तो है, लेकिन अब आपके बकौल संजरानी साहब कह रहे हैं कि अब हारने वाले अब हार रहे हैं तो मुझे उम्मीदवार बना दिया, तो इसका मतलब वो हार। देखिए पीटीआई इस वक्त मेजॉरिटी पार्टी है, सेनेट में है मेजॉरिटी पार्टी, उनको ये तौफीक नहीं है कि वो अपने कैंडिडेट खड़ा कर सके, ना चेयरमैन के लिए ना डिप्टी चेयरमैन के लिए। चेयरमैन भी उन्होंने दे दिया और आपने किया, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, मंझे हुए सियासतदान, आपने कहा मंझे हुए सियासत, मंझे हुए कारोबारी हैं सियासतदान, तो अभी उनका भी मंझे हुए सेनेटर, बहुत मंझे हुए सेनेटर हैं, उनके साथ और भी मंझे हुए सेनेटर्स हैं जो कि भरपूर कोशिश कर रहे हैं मंझाने की, अपने लिए भी करेंगे। और उनको डिप्टी चेयरमैन इसीलिए बनाया गया था कि वो बहुत मंझे हुए हैं और वो अपनी मंझार जो है वो चेयरमैन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कितने सेनेटर्स आपसे राब्ते में? सारे भाई हमारे, हम तो और किसी के साथ मिलते हैं, गले भी मिलते हैं, चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। अभी आप समझ गए कि राब्तों का अभी जो है आप कोसार मार्केट जाएंगे या कॉफ़ी बीन पे जाएंगे, आप समझते हैं। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऐसे कि जो ऑन एयर भी जा सके जो चीज़, और आपके लिए भी एक्सेप्टेबल हो, मेरे लिए भी, कितने लोग आप समझते हैं कि अपनी ज़मीर के आवाज़ के मुताबिक आपको वोट देंगे? नहीं, अगर आप क्लियर करें बात है कि आप कहते हैं पैसों की, हमने कोई पैसों पे मैं आपको थोड़ा सा और, मैं कह रहा हूं ज़मीर की आवाज़ में कितने लोग, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं ना, हम ना किसी को पैसों पे खरीद रहे हैं, ना हम किसी को पैसों की बात ही नहीं कर रहा। वैसे आपको थोड़ा सा आप उस पर कोई सब क्वेश्चन करेंगे ना, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन ज़मीर की आवाज़ पर, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मैंने पहले भी चेयरमैन सेनेट उस पर सेनेट के हवाले से कहा था, और आप देखें सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देखें शेख साहब की, जब वो पीपल्स पार्टी वालों के साथ उस दिन खड़े थे और जब वो पीटीआई वालों के पास जाते थे, कितने कंफर्टेबल थे। जब वो गिलानी साहब के साथ वॉक कर रहे थे और पीपल्स पार्टी वाले उधर जाते थे, ऐसे लगता था जैसे कोई परिंदा। मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल है, कितने लोग ज़मीर की आवाज़ पर वोट देंगे? इंशाल्लाह गिलानी साहब की जीत होगी, फिर प्रोग्राम करेंगे, फिर बात करेंगे। नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ के कुछ लोग तो होंगे, 8, 10, 15। देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम में ये भी कहा था कि जब इमरान खान साहब वोट डालने जाएगा और अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनेगा तो यूसुफ गिलानी को वोट देगा। जब वो यूसुफ गिलानी की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेगा कि वो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से लेकर वज़ीर आज़म तक गए, और एक ऐसे शख्स जो कि पीटीआई का था, उस IMF का था, हमारे साथ भी था, मुशर्रफ साहब के साथ भी था, इनके साथ भी, और बकौल पीटीआई के बड़े लोगों के कि हमारी मईशत तबाह करने में शेख साहब का हाथ है, तो उसने देखिए हमें वोट कर दिया ना। वोट ख़राब करना भी तो हमें वोट देना है। चले वो तो खैर पीटीआई नहीं मान रही। ये बताएं कि नून लीग के 4 सेनेटर्स के बारे में कहा जाता है कि वो अपना जो भी जोराना था, हाई टी थी या इशाइया था, उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की, और शायद वही लोग हैं जिनको कॉलें शॉलें भी आ रही हैं। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर चलें पीपल्स पार्टी के सेनेटर आगे पीछे ना हो, नून लीग में से या JUI में से या ANP? बहुत बड़ा सवाल है। ANP तो बताया जा रहा है कि कंफर्म है कि वो आपको वोट नहीं देंगे, दूसरी तरफ जाएंगे। आदिल भाई, हमारे तमाम इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हमें किसी पे भी शक नहीं है। तमाम पोजीशन के जो सेंटर्स हैं वो यूसुफ गिलानी को वोट कर रहे हैं। अच्छा जी, पक्की बात है? पक्की 100%। अच्छा, और आपके अपने लोग भी उस तरफ नहीं जा रहे? इंशाल्लाह नहीं जा रहे, आप देखेंगे ना कल। इसका मतलब कि ज़मीर की कोई नहीं सुन रहा। देखें, यूसुफ गिलानी को हमने सेंटर तो नहीं बना था, अगर हम सेंटर बनाते तो हम सिंध से भी बना सकते थे। हमारा टारगेट जो था वो चेयरमैन सेनेट का था। और फिर आपने कहा कि पीडीएम का फ्यूचर ये है कि 26 तारीख को लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर गिलानी साहब नहीं बनते तो लॉन्ग मार्च में जान होगी। गिलानी साहब बन जाते हैं तो एक टूथलेस बिलावल आ जाएगा, खिताब करके चला जाएगा। इंशाल्लाह यूसुफ गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बनेंगे। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च शुरू होगा, 29 मार्च को काफ़िले पहुंचना शुरू होंगे। हम अपना पूरा लॉन्ग मार्च का जो हमारा सिस्टम है या महंगाई मार्च का है वो उसी तरह रहेगा, और यूसुफ गिलानी चेयरमैन सेनेट उसमें भी शिरकत करेंगे। और फिर हम उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक की तरफ जाएंगे, और ये पीडीएम ने फैसला करना है कि अदम एतमाद की तहरीक हमने पंजाब में करनी है या फेडरल में करनी है और कब करनी है। हाउस के चेयरमैन बन के न्यूट्रल हो जाते हैं ना, वो आपके मार्च में क्यों आएंगे? आप जानते हैं कि असद कैसर किसी शख्स का नाम है? नहीं, खैर वो तो है, लेकिन हमने तो आप गिलानी साहब जो है वो वाइस चेयरमैन कर रहा हूँ, सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त।
वो अपना ओहदा छोड़ेंगे ना, चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे तो ये तो जब आएगी ना, जब टाइम, वो तो इमरान खान साहब ने कहा था ना कि वो मैं भी चेयरमैन जो है हमारी पार्टी का 2 दफ़ा होगा, अब वो भी एक्सटेंशन में बैठे हुए हैं। ठीक, अच्छा आखिरी सवाल कुंडी साहब, इंतखाबात हैं कल, आप कह रहे हैं कि गिलानी साहब 2 वोटों से जीत जाएंगे इंशाल्लाह। ये लिख के जा रहे हैं ना आप? इंशाल्लाह लिख के जा रहा हूँ। मुझे आपने लिखा दिया हुआ है, वैसे 2 दिनों से दिया हुआ वो है। पहला जो मैंने दिया था, आपने मुझे खाना खिलाना था, वो नहीं खिलाया, तो अब ये दूसरा आ गया। नहीं, खाने तो साफ़ी ना किसी को खिलाता है खाना, ना किसी से खाना चाहिए साफ़ी को खुद भी। कुंडी साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद एनालिसिस तजिया लेंगे कल कौन जीत सकता है। संजरानी साहब अपनी जादू की छड़ी इस्तेमाल करते हुए जरदारी साहब को गिरा पाएंगे, या जरदारी साहब इस्लामाबाद पे छाने वाले हैं और चेयरमैन सेनेट अपना इलेक्ट करवा लेंगे। हमारे साथ रहिएगा, सलीम साफ़ी साहब हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और सरप्राइजिंगली जो मरियम नवाज कह रही हैं वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। वो ऐसे कि मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं उनके बंदों को कॉलें आ रही हैं और उनके पास रिकॉर्ड भी है। कुंडी साहब ये कह रहे हैं कि जी अभी तक इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल है, ना कोई और किसी जानिब से उन पर दबाव या कॉलें नहीं आ रही, इसके बाद अगर आएँ तो वो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्हें यकीन है कि कम से कम 2 वोटों की अक्सरियत से जीत जाएंगे। किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये तो कल रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। तजिया उस पर लेंगे सीनियर साफ़ी और कॉलमिस्ट सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब किसको जितवा रहे हैं, किसका पड़ला भारी है इस वक्त? ये काम तो हमारा नहीं है, एक तो सेनेटर्स का काम है सर। तज्जिए तो मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि ये हम जो अपने नामों के साथ तज्जियाकार लिखते हैं या लिखा जाता है, तो ये उसूली तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में गलत है, क्योंकि तज्जिया उस सूरत में किया जा सकता है जब गेम के रूल्स मालूम हो। और पाकिस्तान वो मुल्क है बदकिस्मती से कि जहाँ सियासत, सहाफ़त और ये चीज़ें किसी रूल और कायदे के मुताबिक नहीं चलती, चंद शख्सियात की मर्ज़ी के ताबे होती हैं और चंद पसपर्दा ताकतों की मर्ज़ी और मंशा के ताबे होती है। सरेदस्त तो मुझे लगता है कि मुकाबला दोनों का बड़ा सख्त है, क्योंकि दोनों मुझे इस वक्त किसी न किसी हद तक एक पेज पे नजर आते हैं, पीपल्स पार्टी भी और पीटीआई भी। अच्छा, ये एक पेज क्या होगा समझ नहीं आई साहब, समझाएं जरा। ये दोनों एक पेज पे कैसे? एक गवर्नमेंट है, दूसरी अपोजिशन की पार्टी। नहीं, एक तो गवर्नमेंट है और दूसरी अपोजिशन है, लेकिन आप जानते हैं कि काफ़ी अरसे से पीपल्स पार्टी ने जो दूसरी लाइन अपना ली है, और वो लाइन यही है कि पीडीएम को सड़कों की तरफ ना जाने दे। तो इस वक्त ये जो आपने अभी अपने इंट्रो में जिक्र किया, कुंडी साहब कुछ कह रहे हैं और वो मुस्लिम लीग कुछ और करें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त पीपल्स पार्टी भी गुड बुक्स में है, और वो भी कमोबेश एक दूसरी पीटीआई बनती जा रही है। तो उनकी भी किसी न किसी लेवल पे अंडरस्टैंडिंग चल रही होती है, और ये सिलसिला उस वक्त से शुरू हुआ था जब बिलावल भुट्टो को गिलगित बल्तिस्तान में दचके वाले वो बयान से एक दचका लगा था नवाज शरीफ के बयान से। तो अभी तक किसी न किसी लेवल पे वो अंडरस्टैंडिंग चली आ रही है, इसलिए गिलानी साहब को भी जीतने दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो असल फैसला कुन ताकतें हैं, उनके लिए इस वक्त बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कौम के वसीतर मफाद में कौन सा फैसला करें, क्योंकि इस वक्त लगता यही है कि संजरानी साहब की जीत तो है ही कौम के वसीतर मफाद में, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक गिलानी साहब की जीत भी पूरी तरह अब कौम के वसीतर मफाद के ख़िलाफ़ नहीं है। तो इसका मतलब ये कि बड़ा तगड़ा टाकरा होने वाला है। लेकिन ये एक साफ़ी साहब चीज़ समझ में नहीं आई कि
नून लीग अगर कह रही है कि लोग जो हैं वो न्यूट्रल नहीं रहे, पीपल्स पार्टी कह रही है जिनको उम्मीदवार है वो कह रहे हैं जी न्यूट्रल है, हमें पता है न्यूट्रल है, कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इस सब कुछ का असर तो पीडीएम पे ऑब्वियसली पड़ेगा। इट्स प्रीटी नेचुरल। और अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं तो फिर तो पीडीएम से तकरीबन जो थोड़ी बहुत हवा बाकी भी है वो निकल जाएगी। देखिए, पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़ी अच्छी और तगड़ी सियासत खेल रही है। जो मुस्लिम लीग नून और मौलाना का जो सख्त लहजा होता है और जो इनकलाबी बयानियाँ होता है उससे दबाव बन जाता है और उस दबाव को पीपल्स पार्टी बहुत अच्छे तरीके से केश कर रही होती है और फिर वो मौलाना को और इनको बता भी रहे होते हैं नून लीग को कि देखिए जो हमारा फार्मूला है उससे काम चल रहा है। और गिलानी साहब की जीत के बाद तो अब पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा इस पोजीशन में आ गई है कि मौलाना और उनको बता सके कि देखें जो दचका आप लोग जलसे जुलूसों से हुकूमत को ना पहुंचा सकें तो वो हमने इस तरीके से पहुंचा दिया। तो अभी भी मेरे ख्याल में यही है कि वो लाडले बनने की कोशिश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले पीटीआई की तरह, और मुस्लिम लीग नून और मौलाना वगैरह दबाव डाल रहे हैं। नहीं, लेकिन साहब से मौलाना कैसे दबाव डाल रहे हैं? मौलाना जिस सेनेट को, जिस कौमी असम्बली को वो जाली कहते हैं, उसी में फिर एक दफ़ा फिर उन्होंने डिप्टी चेयरमैनशिप का उम्मीदवार अपना नामजद कर दिया। तो हैदरी साहब अगर बन जाते हैं फिर मौलाना साहब के लिए ये पूरा निज़ाम एक्सेप्टेबल हो जाएगा। इसकी देखिए, वो तो मैं पहले दिन से ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि जिस दिन से ये लोग इन असम्बलियों में बैठे तो उस दिन से वो अखलाकी जवाज़ से महरूम हो गए और उस दिन से पूरी पीडीएम और पीटीआई में कोई फ़र्क नहीं रही। जिस तरीके से पिछले दौर में पीटीआई कहती थी कि खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन हलाल और बाकी पाकिस्तान का हराम, तो इसी तरह अब पीपल्स पार्टी कहती है कि सिंध का हलाल और बाकी पाकिस्तान का हराम। दूसरा, जिस तरह वो लोग कहते थे कि जी ये असम्बलियाँ जाली हैं, उसके बावजूद उसमें वो बैठे भी थे, तो पीडीएम वाले भी, वो मौलाना हो, वो जरदारी साहब हों, वो नून लीग हो, इन असम्बलियों को जाली कहते हुए उसमें वो बैठे भी हैं। और पीडीएम तो एक और लिहाज से भी अखलाकी जवाज़ से ये महरूम हो चुकी है कि जिस तरह पिछले दौर में पीटीआई ने इस्तीफे दिए और जब काम नहीं बना तो फिर सर झुका के वो सब उस असम्बली के अंदर वापस गए और जो 6-7 महीने थे उसकी तनख्वाहें भी वसूल कर दी। इसी तरह पीडीएम ने भी, और जाहिर है कि उसमें सब शामिल हैं, उसमें मौलाना भी शामिल हैं, उसमें एनपी भी शामिल है, उसमें बाकी लोग भी शामिल हैं, कोई हाई मॉरल ग्राउंड पे वो पीडीएम वाले भी नहीं खड़े हैं। इस वक्त ये पावर पॉलिटिक्स हो रही है, तो ये लोग भी इस्तीफों की धमकियाँ दे के और जी हम कल उनके मुंह पे मार देंगे, लेकिन उसके बाद जाके उन असम्बलियों में भी बैठे और अब उन असम्बलियों से जिनको वो जाली कहते हैं सेनेट के इलेक्शन में हिस्सेदार बन के गोया इन्होंने सेनेट को भी जाली बना दिया। और फिर अब उस सेनेट में जिस तरीके से उनका उम्मीदवार है पीपल्स पार्टी का, तो उसी तरह मौलाना का उम्मीदवार है। मैं जो अर्ज कर रहा था वो इस बुनियाद पे नहीं कि कोई वो हाई मॉरल ग्राउंड पे हैं या ये हाई मॉरल ग्राउंड। मैं ये कह रहा था कि वो मसलन जिस तरह आप कह रहे थे कि अब नून वाले कह रहे हैं कि जी हमें टेलीफोन कॉलें आ रही हैं और हम ये कुछ हो रहा है, तो इसी तरह वो लोग मौलाना वगैरह वही फरियादी बयानियाँ और पीपल्स पार्टी वाला ये जो खुशामदी बयानिए के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पीपल्स पार्टी की ये कोशिश है कि वो पीटीआई से ज़्यादा लाडली बन जाए। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि वो ताकतें इस वक्त बड़ी कश्मकश के शिकार हैं, क्योंकि ताबेदारी तो दोनों तरफ से उनको नज़र आ रही है। तो ये फैसला होना मुश्किल पा रहा है कि कौम के वसीतर मफाद में संजरानी साहब की जीत ज़्यादा ज़रूरी है या कि गिलानी साहब की जीत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा साफी साहब, जाते जाते ये बता दीजिए, मुझे तो आपके तजिए से ये लगा, जिससे मैं इस वक्त बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, कि ये अगर कहा जाए कि जी संजरानी साहब हर सूरत में उन्हें जिताया जाएगा, जीता जाएगा, वो चीज़ अभी नहीं रही। मुकाबला बिल्कुल नेक टू नेक है और मैं तो ये समझता हूँ कि गिलानी साहब हैज़ अ स्लाइट एज, लेकिन कुछ भी हो सकता है। दरमियान में एक रात है, सुबह किसी का भी जहन बदल सकता है, ज़मीर जाग सकता है, एक वोट दूसरी तरफ आ जा सकता है। आखिरी सवाल आपसे, और वो ये कि 26 मार्च को जो लॉन्ग मार्च हो रहा है, अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं, हैदरी साहब भी साथ में जीत जाते हैं, क्या वो मार्च फिर टूथलेस मार्च होगा? देखें, आपने भी बड़ा अच्छा क्रक्स निकाला सारी सूरत हाल का, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप हमारी सहाफ़त के सादिक संजरानी हैं और जिस तरीके से वो समझदार हैं और
हवा का रुख समझ जाते हैं, इसी तरह आप भी समझ गए हैं। तो मेरा तो अपना ख्याल ये है कि अगर गिलानी साहब जीत गए और इधर उनकी बात बन गई तो फिर मार्च से या तो पीपल्स पार्टी पीछे हटेगी, या अगर वो उसमें शरीक भी होगी तो वो एक टुथलेस मार्च, आपने सही लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किया। ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे वो हार जाते हैं और उनको ये एहसास होता है कि जी उनके साथ फिर धोखा हो गया है, तो फिर नून लीग और मौलाना के साथ साथ पीपल्स पार्टी भी किसी हद तक इनकलाबी दिखने की कोशिश करेगी। चले, सावी साहब ने आखिरी जुमले में बिल्कुल समअप कर दिया कि कल क्या हो सकता है क्या नहीं। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सियासत पर हमने काफ़ी बात कर ली, कुछ टैक्स उमूर पर बात करेंगे। टैक्स सुना है कि टारगेट जो है नया तगड़ा रखा जा रहा है। IMF के साथ हम दोबारा से प्रोग्राम में ऑलमोस्ट चले गए हैं। इशफाक तौला साहब माहिर टैक्स उमूर हैं और माशी तज्जियाकार भी हैं। इस हुकूमत की 2.5 साल टैक्स कारकर्दगी कैसे रही? ज़्यादा लोगों को वो टैक्स नेट में लेकर आए या सिर्फ दावे किए गए? क्या होने जा रहा है? माशी मामलात किस तरफ जा रहे हैं? इशफाक तौला साहब हमारे साथ होंगे। अब चूंकि एक नए IMF प्रोग्राम में हम जा रहे हैं तो अवाम पर बोझ जो पड़ चुका है उसमें वो कमी आती नहीं देख रहे। तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन इशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। किस तरफ जा रहे हैं सर? इन 2.5 सालों में गलतियां कहाँ पे हुई और अच्छे पॉजिटिव स्टेप्स कहाँ पे हुए? फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। 13.25% अगर उन्होंने किया चरह सूद 7.25 से या 7 से जी, तो 6.25% इजाफा। और अगर 1 परसेंटेज पॉइंट अगर मैं देखता हूँ वेटेड एवरेज पे, क्योंकि कुछ पुराने लोन हैं, कुछ लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, कुछ नए लोन होते हैं, कुछ रीपे होते हैं, तो 100 से 125 अरब गवर्नमेंट एक्सचेकर को हिट करता है। तो 7% के हिसाब से आप ले लें 1 ट्रिलियन के करीब आपका, और ये नज़र आया आपको 1.9 ट्रिलियन से आपका कर्जा 2.9 ट्रिलियन तक आपकी डेट सर्विसिंग हो गई। इस इंटरेस्ट रेट की इंक्रीज से जो मेरे एनालिसिस कहते हैं और जो मैं लिख चुका हूँ, 1600 अरब 1.6 ट्रिलियन आपने एक्सेस डेट सर्विसिंग कर दी सिर्फ एक डिसीजन की वजह से। सिर्फ एक। और ये था कि IMF के पास जा रहे हैं और उस प्रेमाइस में आपने ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि IMF पहले भी पाकिस्तान आया है, पहले भी प्रोग्राम हुए हैं, पहले भी हमने वेवर लिए हैं, और देयर इज़ एन ऑल्टरनेट टू इट। आई मीन इट इज़ नॉट दैट IMF इज़ दी फाइनल डेस्टिनेशन। मगर इशू ये है कि हमारे मईशत, जैसे पाशा साहब ने कहा, सुकड़ने की वजह ये भी है। तो हमारी मईशत में जो सबसे बड़ा एक और भी मसला है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, शायद मुझे लगता है कि मैं रिपीट कर कर के अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कि आपकी मुतवाज़ी मईशत बहुत बड़ी है। और उसकी वजह से जब भी शरह सूद में आप इजाफा करते हैं ना, तो आपकी नेचुरल ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, जब ग्रोथ ख़त्म होती है आपकी तो अनएम्प्लॉयमेंट आती है, जारी बात। और ग्रोथ ख़त्म होती है और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन नेचुरली बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन आप देखें, कंपेयर करते हैं, जब हम कहते हैं ना कि हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया, भाई कंट्रोल नहीं किया, ये इन्फ्लेशन पिछले साल के मुकाबले में इतना बड़ा है। अच्छा सर, आप जितना टैक्स उमूर को जानते हैं, हम भी आपसे सीखते रहते हैं। शुरू में कहा गया टैक्स रिफॉर्म्स आएंगे, ब्रॉडन करेंगे टैक्स नेट को, और इनकलाब एक आ जाएगा, मतलब 3-4 मुख्तलिफ FBR के हेड्स को चेंज किया गया। शबर जैदी साहब आ गए, बड़ा मतलब एक रिवोल्यूशनरी किस्म के, उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अब फिर वकार मसूद साहब भी आ गए हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें रिजल्ट्स क्यों, रिजल्ट ड्रिवन उनके जो भी वो कह रहे थे वो ग्राउंड पे उस तरह से हुआ नहीं। बार बार टैक्स जो टारगेट्स थे वो रिवाइज किए गए, लेकिन जो टैक्स नेट था वो भी ब्रॉडन नहीं हुआ। क्या वजह क्या है इसकी? मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था एक बात, और आपने शक्लें भी दिखाई थी 5 चेयरमैन की, और एक चेयरपर्सन लेडी थी हमारी, 2 लेडीज़ थी हमारी, रुखसाना मैडम और मैडम नौशीन, बाकी 3 हमारे दोस्त थे, जिसमें देखें तो आप काफ़ी बड़ा
अच्छा नाम शब्बर जैदी साहब आए थे जी। और ये मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कह रहा हूँ, मैंने पहले कह दिया था हमारे दोस्तों के सर्कल में कि शेल्फ लाइफ ऑफ शब्बर भाई इज़ नॉट एक्सीडिंग 31 दिसंबर 2019। अच्छा, पहले आपने प्रिडिक्शन कर दी थी इतना नहीं लास्ट करेंगे? नाम दे दूंगा। वजह देखें, शब्बर साहब जो है ना, उन्होंने मल्टीनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे काम किए होंगे, उनकी एक एक्सपोजर फर्ग्यूसन में बहुत है, मगर जो ग्राउंड रियलिटी है आज की, ये कह देना कि मैं समझता हूँ और समझना, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। शब्बर साहब को ग्राउंड रियलिटी जोड़िया बाजार नहीं पता थी, कैसे ट्रांजैक्शन होते हैं। जब बजट आया और बजट के अंदर जब अनॉमली कमेटी का मैं चेयरमैन था, मेरे सामने चीज़ें आई तो CNIC मैंने कहा ये अटर फेलियर होगा आपका। अच्छा। आज तक नहीं हुआ ना, आप देख लेना, 1.25 साल हो गए, कहाँ आपने इम्प्लीमेंट किया है और क्या पेनल्टी की आपने इसमें। मैंने ताजरों को बिठाया था और मैंने कहा था कि आप एक काम करें, और उन्होंने मुझ पर बड़ा यकीन करके कहा कि आप जो कहेंगे हम करेंगे, मगर वायबल सोल्यूशन हो। वायबल सोल्यूशन हमने ये निकाला था कि लेट अस स्टार्ट द कंप्लायंस फ्रॉम 25 to 30%, और हर महीने आप 10% से बढ़ाते जाएं, ताकि एक साल के अंदर या 8-9 महीनों में ये मामला सेटल हो जाए। तो जब हमने ये अनॉमली कमेटी ने ये कहा इनको, तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं 1 महीने के अलावा टाइम नहीं दूंगा। अब वो 1 महीना आज 1.25 साल पे मुहित हो गया, आज आप नहीं कर सके। दूसरी बड़ी वजह जो आपके टैक्स नेट में लोगों के ना आने की है, वो ये होती है कि वो ये कहते हैं मौत के फरिश्ते को घर का दरवाज़ा नहीं दिखाना चाहते। फैक्ट है, एक है बिल्कुल मेंटालिटी। तीसरी चीज़ ये है कि ब्रॉडनिंग द टैक्स, एक ज़माना था, आपने देखा होगा कि हमारे पास कोई एवेन्यूज़ नहीं थे। आज आप देखें टेलीकॉम में, टेलीकॉम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। ये इसलिए है कि आपका एक बिजनेस एवोल्यूशन आया। आप एक चीज़ को पहले बिजनेस को फ्लरिश होने दें, फिर इसकी टैक्सेशन की बात करें। हम पहले टैक्सेशन की बात करते हैं और फिर कहते हैं आओ बिजनेस करो। अब ये एक मैं लिख चुका था एक चीज़ कि दिस इज़ द राइट टाइम एंड हाई टाइम टू डिसाइड वेदर द इकोनॉमी विल ड्राइव द टैक्स और टैक्स विल ड्राइव द इकोनॉमी। ठीक। तो हम ये समझते हैं कि टैक्सेशन का टारगेट हम रख के इकोनॉमी को ड्राइव करेंगे तो आप स्ट्रेंगुलेट ही करेंगे। ठीक। कुछ एवेन्यूज ऐसे थे जिसपे हमने इनको कहा था रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में आज भी अब 4 जगह पे खड़े हुए हैं। GDC की वैल्यू अलग है, एमनेस्टी जिसने डिक्लेयर कर दी है वो अलग थी, FBR में जो ले आया वो अलग है, और मार्केट वैल्यू अलग है। अब FBR की वैल्यू आप बढ़ाने जाते हो, बहुत सी जगह इम्प्रैक्टिकल है और बहुत सी जगह प्रैक्टिकल है। तो आपको एक उस विजन के साथ, टनल विजन के साथ नहीं बैठना, आपको ब्रॉड एक विजन के साथ बैठना है कि आज आप इस चीज़ को ख़त्म करें। और आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ, जिस दिन आपने दुनिया की तरह, ये पाकिस्तान अनोखा मुल्क है कि 4-4 जगहों पे आप लेके चल रहे हैं, आप एक बोल्ड स्टेप लें, आप एक वैल्यूएशन करें, इसको इन्फोर्स करें। मेरे से दावा लिखवा लें कि आपका 70% ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड मेजॉरिटी ऑफ पैरेलल इकोनॉमी आपकी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो तनख्वाहदार तबका है उनके टैक्स स्लैब्स जो हैं, IMF के पास हम गए, ज़्यादा टैक्स अहदाफ रखे गए, उनके टैक्स स्लैब्स जो हैं वो ज़्यादातर वो हाई एंड पे उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए। अब दोबारा से बाज़गश्त है कि टैक्स स्लैब्स जो हैं वो चूँकि टारगेट बहुत ठीक ठाक तगड़ा टारगेट सेट करने वाले हैं, अब अचीव होता है नहीं होता, लेकिन फिर से टैक्स स्लैब जो हैं वो आप समझते हैं कि ये करना चाहिए, तनख्वाहदार तबके पे मज़ीद बोझ डालना चाहिए? मैं देखें, तनख्वाहदार बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं सिर्फ तनख्वाहदार की बात नहीं करूँगा, मैं बिजनेसेस की बात करूँगा। आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, फिगर्स मेरे सामने नहीं है मगर आप डेटा निकलवा लें, आपके अपने सोर्सेज होंगे। FBR से मैं भी कहूँगा 80% ऑफ द बिजनेसेस, स्पेशली बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, वो आपको टर्नओवर टैक्स देती है। इसका मतलब है वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में नहीं आती है। नॉर्मल टैक्स है 29% और टर्नओवर टैक्स है 1.5% ऑफ योर टर्नओवर। मैंने इनको ये कहा, मैंने कहा यार आप उसको मुझसे आप लिखवा लो, आपके टैक्स टारगेट्स में कमी नहीं आएगी। आप टर्नओवर टैक्स को रहने दो 1.5%, और आप जो नॉर्मल रेट है उसको 20% कर दो।
काफ़ी चोरियाँ रुक जाएंगी, कंप्लायंसेस बढ़। इसी तरीके से इंडिविजुअल का रेट भी आप कम करो। मुझे एनालिसिस पक्की याद नहीं है अभी, 202 अरब का मेरा ख्याल है इंडिविजुअल का टैक्स इकट्ठा होता था 2017 में, और उसमें से भी 100-150 तो ऐसा है कि जो कि कलेक्ट होता है इंपोर्ट स्टेज पे, जो इंडिविजुअल्स इंपोर्ट करते हैं या जो एक्सपोर्ट करते हैं उनका आता है। बाकी ये 50-60 बिलियन है। अब 50-60 बिलियन में अगर मैं कम करता हूँ वो टैक्स, और अगर मैं अपनी कंप्लायंसेस को ठीक कर लूँ, मैं यकीन से कह सकता हूँ आपको 10 से 15 बिलियन की या मैक्सिमम 30 बिलियन की हिट पड़ेगी। मुझे आप पूछेंगे तो मैं अगर कहूँगा, ये मेरा ही फार्मूला था, शायद खाकान अब्बासी साहब का एक आइडिया था, और उस वक्त मैं था, मसूद नकवी साहब और टैक्स रिफॉर्म्स की टीम थी, आबिद शबान साहब थे जो अभी हेड कर रहे हैं टेक्निकल कमेटी को। हमने ये कहा था कि 12 से 14% होना चाहिए, और उसी पे उन्होंने मिनोअन अमल किया। आइडिया उनका था, हमने एग्जीक्यूट करा के इनकी फिगर वर्किंग करके दी। उसको ख़त्म करना ना, मेरा ख्याल है IMF को ग्राउंड रियलिटीज़ का मेरा ख्याल है इतना पता नहीं है। तो आप अगर IMF की सिर्फ रेसिपी को लेके चलेंगे ना, तो इट विल एंड अप इन अ डिज़ास्टर। मैं आपको क्लियर कहता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपको एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा कि हाउ टू कन्विंस जो टैक्स पेयर्स हैं, जो आपको टैक्स नहीं देना चाहते, उनको कन्विंस कैसे करना। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।